हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस इन सिविल इंजीनियरिंग। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जीआईएस। सो बेसिकली जीआईएस का जो सिस्टम होता है वो एनालाइज, स्टोर एंड प्रेजेंट करता है ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जियोग्राफिकल डेटा। सो डेटा कंबाइन करना एंड उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना, ये उसका मुख्य कार्य होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही वाइडली यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड. So GIS can be used by engineers to collect and analyze geographic data with 3D display. जितना भी geographical features है सबको हम 3D में देख सकते हैं एंड लेयर्ड विजुअलाइजेशन भी उसके अंदर हम कर सकते हैं। और जो भी डिजिटल जियोग्राफिक मैप होता है उसको हम अदर डेटा के साथ देख के उसके साथ हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो जितने भी हमारे डेटा है उसका इंफॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम एनवायरमेंट डेटा टू लॉजिस्टिक डेटा, ये जो सुपर इम्पोज डेटा लेयर्स बनते हैं दैट अलाउज द इंजीनियर्स, उनको जो डेटा चाहिए वो डेटा रखो, बाकी के लेयर्स ऑफ कर दो, तो उसकी वजह से वो बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। So GIS technology in civil engineering has opened up a new avenues for the resolution of environmental issues. Cost कम हो जाता है and improving the quality of complex project. That is the general about GIS. Now we'll see the different application in different field of civil. So here you can see this GIS layers that we can create in our GIS software and all the varieties of data that we can enter. So it is basically the combination of spatial data that contains some latitude, longitude, location of geographical features, and attribute data means related information, and that may be useful in our real world by opening a particular layer and switching off the other layers. जो layers हमको चाहिए वो layer हमको on रखना है. So now we'll see various applications in different field of civil engineering. सबसे पहला आता है structural engineering. So varieties of material data and area का historical data और उनके layout हम उसके अंदर store कर सकते हैं। तो जो भी हम merge करते हैं 3D GIS map, so with normal design technique we can find out our previous mistake and we can go for the better design options. And जो भी हमारे पास data है जो 3D form में हमको मिलता है, it has significant advantage over the tabular data, and engineers can use the dynamic overlays, मतलब एक के ऊपर दूसरा layers and 3D models to check the problem. कोई भी structure में problem है तो वो हम analyze कर सकते हैं. Also we can use this GIS data um, not only for location but also to find out the cost of the project over the time. मतलब site selection भी हम कर सकते हैं for the various civil engineering projects. Also we can utilize in wastewater and storm water, जो भी हाइड्रोलिक हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग वाटर यूटिलिटी सिस्टम है उनके पूरे डेटा हम कंबाइन कर सकते हैं. वी कैन फोरकास्ट द वाटर डिमांड, कस्टमर का इंफॉर्मेशन, कितना वाटर फ्लो है डिफरेंट नोड्स पे, हिस्टोरिकल डेटा, ये सब करके हम वेरी इजीली वी कैन find out this water demand as well as wastewater system. And another application is to do the terrain analysis and flood data. तो हमारा जो ड्रेनेज है उसको भी हम प्रॉपरली इम्प्रूव कर सकते हैं. सो जो भी हमारा 3D मैपिंग है विच इंक्लूड्स द ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा लेयर्स दैट कैन बी एसेस्ड विद द सिंगल क्लिक. तो एक ही क्लिक से हमको ड्रेनेज के डेटा, वेस्ट वाटर के डेटा, वाटर डिमांड एंड सो मेनी अदर्स डेटा वी कैन विजुलाइज इन अ 3D फॉर्मेट. Next application is transportation planning. So GIS along with GPS, it helps in reviewing the existing infrastructure. जो भी हमारे infrastructure है उसका सर्वे, रोड, रेलवे, रोड प्लानिंग, लॉजिस्टिक, रोड सेफ्टी सब में हम यूज़ कर सकते हैं. अगर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि कोई नया रोड बनाना है या कोई नया रेलवे रूट बनाना है, तो engineers can perform the analysis by adding the topographical and environmental data. उस पर्टिकुलर रूट पे जो जो भी टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं या फिर एनवायरनमेंट के डेटा इंपॉर्टेंट है वो सब आप देख के जो बेस्ट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन दैट दे कैन चूज and having least harm to habitat, flattest route and least disturbance to the local individual. इस हिसाब से वो बेस्ट साइट सिलेक्शन कर सकते हैं. ऑल्सो GIS टेक्निक कैन बी यूजफुल फॉर द ट्रैफिक फ्लो ट्रेंड्स as well as optimum courses for the future bridges कहाँ पे आ सकता है. then traffic density analysis कर सकते हैं based on the information of speed data, road geometry, traffic flow, other spatial data, and that can be utilized for highly dynamic traffic data also. So traffic density कौन से एरिया में कब क्या ज़्यादा ट्रैफिक होगा वो सब हम properly analysis कर सकते हैं with the GIS. Next is environmental engineering. So many environmental data that are required for making the minimum impact on environment.
तो वाटर सप्लाई, लैंड डेटा, वॉल्यूम कैलकुलेशन, रन ऑफ, एयर एमिशन, स्लोप स्टेबिलिटी, सॉइल एनालिसिस, मटेरियल कंजम्पशन, सो मेनी थिंग्स दैट एंड अदर नेचुरल इवेंट, ये सब हम डेटा इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे जो भी 3D मैप्स क्रिएट होते हैं उसके बेसिस पे ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन द डेटा। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज कितना एनवायरमेंट पे हार्म होगा, वो सब हम ये जो इंटीग्रेटेड डेटा लेयर्स है उसके साथ उसको एसेस कर सकते हैं। सो EIA कैन बी इज इफेक्टिवली डन विद द हेल्प ऑफ दिस GIS लेयर्स। और जो भी ये एनालिसिस मैप है, स्टेटिस्टिकल डेटा है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान है, इंडस्ट्री इश्यू है, ऑल दिस डेटा वी कैन मर्ज और जो बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन है वो हम चूज कर सकते हैं, सो दैट इट विल मिनिमम हार्म टू द एनवायरमेंट। ऑल्सो वी कैन डू द पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। सो जो भी इंटीग्रेटेड एंड कोरिलेटेड डेटा है, केमिकल, फिजिकल, डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन रिलेटेड, उन सबको एनालाइज करके उसको एलाबरेट करके एंड थेमेटिक मतलब पर्टिकुलर थीम का कार्टोग्राफी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट विद द हेल्थ डेटा, मतलब जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसपे से क्या इफेक्ट हो रहा है ऑन द हेल्थ ऑफ पर्संस, दैट ऑल्सो वी कैन एनालाइज। नेक्स्ट इज साइट एनालिसिस। कोई भी साइट सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सब हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट एनालाइज कर सकते हैं। तो कोई भी क्लाइंट होगा तो उसको अगर आप सिंपल मैप दिखाओगे, सो एक्यूरेटली अगर आप उसको दिखा रहे हो तो उसके अंदर GIS जो भी बेस मैप है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, सीरियल पिक्चर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रीजन, सिटी जोनिंग, डेजिग्नेशन, सॉइल, टोपोग्राफी फीचर्स, एरियल इमेज, और ये जो एक दूसरे पे ओवरले करके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है कि कहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ्लो है, कहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ये सब देख के यू कैन हैव द क्लियर पिक्चर कि कहाँ पे साइट पे कौन से कंस्ट्रेंट है और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर अवर proper site selection. So civil engineers use the GIS to keep track on multiple urban and regional indicators, forecast the future community need, and plan accordingly to guarantee the quality of life to the livable communities for everyone. So कोई भी site selection करना हो, so that can be done effectively with the help of GIS, because so many data we can combine. Also it is useful for the surveying purpose. सो सर्वेयर्स को बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया, फॉरेस्ट्री, गवर्नमेंट कंट्रोल, रोड नेटवर्क, जो भी कुछ है, तो दिस इज द मस्ट टूल इन सर्वेइंग। एंड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा सॉफ्ट कॉपी में के फॉर्म में आता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता है। एंड प्रमोट द कोलाब्रेशन विद द अदर प्लानिंग एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। सो दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्ड एंड इजीली एसेसिबल फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो सर्वेइंग में तो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। देन यू कैन डू द टेरेन मैपिंग एंड एनालिसिस, लाइक ऑल द टोपोग्राफिक फीचर्स such as slope, elevation, contour line, upslope, downslope through this GIS. Also, we can apply in agricultural area. So, GIS can state the effective and efficient farming technique. कौन सी टेक्निक हम कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट प्लांट है ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर सॉइल के अंदर, कब करना चाहिए, कितना, हाउ टू मेंटेन nutrition level for the best benefit to the crop. So by fully integrated and widely accepted method hai GIS ka, that helps the government agencies and also the farmers to protect the environment along with the beneficial return by in the form of various crops for the farmers. Next is irrigation water management. So water availability for the irrigation purpose for any area is vital for the crop production. So it needs to be properly and efficiently managed for proper utilization of water. So जब भी हम irrigation performance की बात करते हैं तो integrated use of satellite remote sensing and GIS data by ground information, it is found to be the efficient technique in spatial and time domain. So it is used to identify the major crops, their conditions, and their determination to their aerial extent and yield. So there are so many factors that can be correlated in the GIS, and you can find out the best option for the irrigation purpose by factors considering evapotranspiration, net irrigation requirement, field irrigation requirement, gross irrigation requirement, month total volume of water required. So ये सब करके हम हमारा इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है.
Next is watershed analysis. So GIS improves the calculation for watershed characteristics, flow statistics, debris flow probability with the help of this DEM, that is called as digital elevation model. एक टाइप का raster GIS layer है, and इसका यूज करके हम we can derive the various features like stream network, catchment area, basin, etc. Also GIS can be useful to find out the best location for the landfill site as well as dam site. जो भी rock का information है, उसका characteristics है, that we can combine. Basically remote sensing से जो satellite imageries आती है, उसका base map पे all the rock information and characteristics we can correlate, and we can find the best site for the dam, as well as जो भी हमारे पास sophisticated computerized GIS system है with the digitized map and landsat satellites का imageries है, और उसकी वजह से उसका जो लैंड यूज पैटर्न है और इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न है वो सब फाइंड आउट करके लैंडफिल कहाँ पे हम सिटी से बाहर लैंडफिल साइज सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. डिजाइनिंग. सो GIS ऑल्सो परमिट द फॉर्मेशन ऑफ इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा फॉर डाइवर्स सिविल वर्क इंक्लूडिंग क्लासिफाइंग, क्रॉस सेक्शन, डिजाइन प्लानिंग, इक्विपमेंट प्रेजेंटेशन, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट प्लान्स, इन सबको हम कंबाइन करके और पूरे डेटाबेस को कैड में डाल के न्यू डिजाइन कैपेबिलिटीज भी फाइंड आउट कर सकते, मतलब एडवांस प्लस ट्रेडिशनल दोनों को हम कंबाइन करके हम कैड के अंदर न्यू डिजाइन कैपेबिलिटीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट. सो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमल अर्बन लैंड यूज प्लान, resource development models need to be generated by integrating the information on natural resource, demographic, population. बहुत सारे डेटा चाहिए जब भी नया टाउन प्लानिंग करना है या अर्बन डेवलपमेंट करना है. सो GIS टेक्नोलॉजी से हम पूरा अर्बन ग्रोथ, उसका एक्सपांशन, कौन से डायरेक्शन में एक्सपांशन हो रहा है, एंड टू फाइंड द सुटेबल साइट फॉर द फर्दर, कहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रोथ है और कहाँ पे चांसेस है कि ग्रोथ हो पाएगा, तो वो दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं. एंड लैंड जहाँ पे भी हमको नया अर्बन प्लानिंग करना है तो वहाँ की लैंड की एसेसिबिलिटी क्या है, फ्लैट लैंड है कि नहीं, वैकेंट है कि नहीं, ये सब फाइंड आउट करना, वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई है कि नहीं, उसके बेस पे हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं. देन फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो वी कैन यूटिलाइज, बिकॉज वी कैन हैव मैनी डेटा, जो भी मशीन है उसके रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, अर्थ मूवमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, मटेरियल ट्रैकिंग, पेमेंट कैलकुलेशन, ऑल दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ GIS. ऑल्सो स्पेस यूटिलाइजेशन में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम होता जा रहा है आजकल. सो वो जो भी स्मॉल स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कैसे बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट मिनिमाइज हो एंड मोर एफिशिएंटली वी कैन यूटिलाइज द स्पेस. So that can be also done with the help of GIS. So there are so many applications. ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबको हम कैड ड्राइंग और रास्टर इमेज के फॉर्म में उसके पूरे डेटा डाल सकते हैं, एंड वी कैन विजुलाइज ऑन गोइंग एक्टिविटी, शेड्यूल वर्क, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, रिकरिंग मेंटेनेंस प्रॉब्लम, कहाँ पे मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है वो सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑल्सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन लाइक वेरियस पब्लिक यूटिलिटीज़, ब्रिज वगैरह जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, जो भी क्रिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम GIS में डाल के उसका रिस्पॉन्स, रिकवरी असेसमेंट एंड रिकवरी एक्टिविटीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल कि भाई इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल दिस बिल्डिंग, ब्रिजेस, यूटिलिटीज़ एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग टूल for emergency assessment we can do with the help of GIS. Also we can determine the land use as well as land cover changes. Land cover क्या होता है? That is consisting of barren land, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है. एंड लैंड यूज क्या होता है कि कौन से पर्पस के लिए लैंड यूज किया जा रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर क्या इसका यूज हो रहा है. सो GIS टेक्नोलॉजी से हम इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं कि कहाँ पे बैरन लैंड ज़्यादा हो रहा है, कि कहाँ पे ग्रुप पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, या कहाँ पे किस टाइप का चेंजेस हो रहा है, उसका पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अगर हमको कोई सडन चेंजेस मिलता है लैंड यूज एंड लैंड कवर में, either by the natural force or by other activities like deforestation, so we can identify कि कौन से एरिया में क्या क्या लैंड यूज हो रहा है और कैसा लैंड कवर चेंजेस हो रहा है ओवर द टाइम by integrating all this data of remote sensing and
GIS। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत एंड मिटिगेशन, मतलब डिजास्टर को मैनेज करने के लिए और रोकने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशंस कर सकते हैं। सो GIS इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज बीइंग यूज्ड इन एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द नेचुरल हैजार्ड। जो भी नेचुरल हैजार्ड्स हैं, जैसे साइक्लोन है, फ्लड है, देन योर अर्थक्वेक एक्सेट्रा, सो उन सब का हम डेटाबेस उस पर रेडी कर सकते हैं। एंड उसके पैटर्न्स लाइक सॉइल इरोजन, साइक्लोन, ऑल दैट वी कैन डिस्कवर एंड दैट कैन हेल्प इन फोरकास्टिंग कि भाई साइक्लोन कब आने वाला है, उसका अर्ली वार्निंग हम इश्यू कर सकते हैं। एंड इमरजेंसी मैनेजर कैन यूज द GIS डेटाबेस फॉर वेराइटीज ऑफ पर्पजेस लाइक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैजार्ड विद इन अफेक्टेड एरिया। उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कहाँ पे कितनी हैजार्ड है विद इन द अफेक्टेड एरिया। देन आइडेंटिफाई द मेडिकल रिसोर्स एंड रूट पेशेंट्स टू नियरेस्ट फैसिलिटी। मेडिकल रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे पेशेंट्स को इजीली हम ले जा सकते हैं। देन इवेक्यूएशन रूट, अगर हैजार्ड हो गया है या फिर आपका डिजास्टर हो गया तो कहाँ से उनको इवेक्यूएट कर सकते हैं, मतलब बचा के ले जा सकते हैं। एक्यूरेट डैमेज एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन विजुअली सी ऑल दिस थिंग। फ्लड से कितना डैमेज हुआ, अर्थक्वेक से 2001 का जो अर्थक्वेक हुआ था गुजरात में, उसके अंदर विद दिस GIS एंड RS डेटा यू कैन क्लियरली विजुअलाइज के पूरा एरिया कैसे पहले वहाँ पे पूरे मकान थे और कैसे वो गिर गए, कहाँ पे कितना डैमेज। तो डैमेज असेसमेंट दैट इज वन ऑफ द मेजर part. Then also identify the priorities for short term recovery as well as long term recovery. सो GIS में जितने भी डेटा है तो वो रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी लाइकली डिजास्टर जो नेचुरल या मैनमेड होने वाले हैं वो उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स के अप्लाई कर सकते हैं, वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस RS एंड GIS डेटा। So apart from civil engineering, there are so many other applications that you can see। archaeological location के लिए, facility management for different utilities, asset management maintenance, population analysis कर सकते हैं, prediction कर सकते हैं, forestry and wildlife management के लिए, oceanic study, oil spill, municipal, varieties of municipal applications, health, education, banking sector, retail services, market analysis, business, सेल्स एंड मार्केटिंग। देन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकेशन आइडेंटिफाई करना, लोकेटिंग अंडरग्राउंड पाइप्स एंड केबल्स। देन एसेस द सेस्मिक इंफॉर्मेशन, मतलब अर्थक्वेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वॉल्केनिक हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। देन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन कहाँ हो रहा है, कोस्टल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, कोस्टल वेजिटेशन मैपिंग, कंजर्वेशन, नेविगेशन, उसका रूट एंड शेड्यूलिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। then snow cover mapping and runoff prediction. So there are endless applications. Here few I have mentioned, but there are so many other applications also apart from civil engineering. So this is just the summary of applications of GIS in civil engineering that I have already covered in my one of the short video of 1 minute, so that you can refer all this I have mentioned here. So what are the advantage, हम GIS को सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला फायदा, डेटा इंटीग्रेशन एंड सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट। इतने सारे डेटा हम कंबाइन कर सकते हैं। सो डेटा इंटीग्रेशन इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ GIS। एंडलेस डेटा यू कैन ऐड एंड यू कैन यूटिलाइज इन द लेयर्ड फॉर्म। सो डेटा जनरली कहाँ से आता है? रिमोट सेंसिंग से। रिमोट सेंसिंग क्या है? इट इज द टेक्निक इन विच वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, इट मे बी टेरेन, लैंड, टोपोग्राफी, कुछ भी हो सकता है, विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ इट। सो जो सेंसर्स होते हैं रिमोट सेंसिंग के, उसमें से हम जो भी डेटा लेते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट पर आपको नहीं जाना है। जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसके अंदर जो भी सेंसर्स है उसके थ्रू हमको जो डेटा मिलता है वही डेटा इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट इमेजरीज दैट आर यूज्ड इन GIS एज अ बेस मैप। So GIS combine and interpret data from the different formats. So integration of satellite image, CAD drawing, parcel maps, they are all used to create the visual overview of project and turn it into very easily understood report. सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, कितने भी डेटा है सब आप इंटीग्रेट करो इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट। सो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कौन से टाइप्स के डेटा होते हैं। देन डेटा शेयरिंग, सो इट इज़ वेरी इजी। जो भी एसेसिबल डेटाबेस है तो जो भी ऑथोराइज्ड यूजर्स है उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू शेयर द डेटा बिकॉज इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। देन मॉडल एप्लीकेशन, जितने भी हमारे पास GIS का फ्रेमवर्क है that we can utilize to model the spatially neighborhood engineering phenomena। मतलब
कोई भी आपके पास एडिशनल डेटा ऐड करके उसको कोई भी आप मॉडल बना सकते हैं, जैसे फ्लड प्रेडिक्शन मॉडल या फिर वॉल्केनिक हैजार्ड प्रेडिक्शन मॉडल, या फॉर इरिगेशन पर्पस we can develop different indices etc. Then saves time and provide accuracy. So it enables to have the accurate maps with the various scales at very low cost, and जो भी हमारा project document है we can utilize at our design stage at a very low cost as well as accurately. Then improve visualization and cartography 3D rendering. So this is also very important thing. हम सब कुछ visualize कर सकते हैं by 2D and 3D. You can have the experience a more cooperative way of seeing data, picturing change over space, कितना टाइम में कितना चेंज हो रहा है, स्पेस में क्या चेंज हो रहा है, उसके हम ट्रेंड्स पैटर्न्स निकाल सकते हैं कि भाई कहीं पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे ग्रीनरी कम हो रही है, कहीं पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है. सो ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इन द स्पेस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वी कैन एनालाइज, उसके पैटर्न्स हमको मिलते हैं. एंड दिस कैन बी and disseminate the knowledge to the managers, engineers and all the regulators. उससे वो proper decision मेकिंग कर सकते हैं. So अगर हमारे पास वो विजुअलाइजेशन नहीं है तो वो हम नहीं कर सकते. तो जो भी ट्रेंड पैटर्न्स हमको मिलते हैं दैट इज ओनली ड्यू टू दिस प्रॉपर GIS मैपिंग, जो हमको 2D 3D विजुअलाइजेशन से मिलता है, जो नॉट पॉसिबल विदाउट विजुअलाइजेशन. इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इनोवेटिव सिविल वर्क including contouring, grading, so many other applications that we have already covered. Then CAD integration. So web pages are utilized to access the files on National GIS server and level CAD documents. They are adapted and maintained from a central place and reducing the duplicate data set. Data set नहीं होता, and providing a platform for all spatial data supply and functionality. So जो भी हमारा CAD है उसको भी हम प्रॉपरली इंटीग्रेट कर पाते हैं. सो बेसिकली विजुअलाइजेशन इन डिफरेंट लेयर्स एज पर रिक्वायरमेंट, वी कैन यूटिलाइज दोज लेयर्स एंड वी कैन हैव एंडलेस applications of GIS. So here it is not like civil engineering discipline. It is across many discipline, professions and organizations we can utilize GIS, and it is widely used all around the world. So here some summary are given. It is used in network analysis, incident mapping, spatial measurement, corridor selection, logistic routing, then transportation modeling, resource exploration, then facility management, geoprocess modeling, spread and diffusion, then topographic analysis, demographic analysis, engineering design, then site selection, watershed analysis, resource inventories, land management. So these are few, but there is a wide application in all the different discipline in which GIS can be applied. So these are the various references. So if you want to go in much detail of that, then you can use these resources from where I have prepared these lectures. सो आई होप दैट आपको ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया ये आपको यूज़फुल होगा, बिकॉज आई हैव कंबाइंड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज. सो अगर आपको यूज़फुल हुआ तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो. थैंक यू.